कहानी की शुरुआत होती है सन 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। और इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और वह किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे बी टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज पनडुब्बी थी उन्हें तबाह करने उड़ चले। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हेरोल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियोमैन जीन। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो यह आसमान में बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और उनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा होता है। जीन रेडियो से संपर्क करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उसे आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देती और तभी उसे रेडियो पर जापानीज आवाज़ आती है। वो रेडियो की तार निकाल देता है और मोरस कोड्स के जरिए मैसेज भेजता है, लेकिन इनका फ्यूल कम हो रहा होता है। इसीलिए इनका पायलट हेरोल्ड बोलता है कि तुम्हें दोबारा से कनेक्शन जोड़ना होगा और वो दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन इनका संपर्क फिर भी नहीं हो पाता। और अब हेरोल्ड के पास इस बड़े समुंदर के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और वह अपने साथियों को बोलता है कि तुम सारे ज़रूरी सामान निकाल लो, हमें अब यहीं पर ही लैंडिंग करनी होगी क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। और वो उस बड़े समंदर में ही लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हेरोल्ड की बेल्ट तो खुल जाती है, लेकिन टोनी और जिन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये दोनों एयरक्राफ्ट के साथ डूबते तब तक इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहां पर हेरोल्ड है। इनके पास एक एयर बोट होती है और ये तीनों उस एयर बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास अब ना खाने के लिए खाना है ना पीने के लिए पानी। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये उसमें फंस गए थे, इसलिए ये उसमें से कुछ नहीं निकाल पाए और साउथ पैसिफिक के इस बहुत बड़े समंदर में है जिसका इन्हें कहीं भी कोई भी अंत नहीं दिखता। ये तीनों उसमें फंस चुके हैं, लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्द यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचा कर ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो पैराशूट को देख सके, क्योंकि जो उनकी एयरबोट है वो बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से इनकी एयरबोट को नहीं देखा जा सकता है। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता, वो समंदर में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका है और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिससे जलाकर यह इशारा दे सके कि ये यहाँ पर हैं। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ में चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इनसे इतना दूर होता है कि वो उन्हें देख नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हेरोल्ड जो कि पायलट होता है वो कहता है कि ये हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे और यह हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इतने बड़े समुंदर में इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि वो बार बार एक ही जगह पर ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, मतलब कि अब इन्हें खुद ही यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हेरोल्ड जो इन सब में सबसे सीनियर है वो जानता है कि वो सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि यह सफ़र बहुत लंबा होने वाला है और ये तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं। लेकिन इनकी जो एयरबोट है वो इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी सामान रखने की जगह नहीं है। हेरोल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। इसके बाद टोनी और जीन अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हेरोल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। हेरोल्ड कहता है कि अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसीलिए हमें एक बचाना है। और इस तरह से इनका पहला दिन इस समुंदर में बिना पानी के बिना खाने के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि तीनों एक साथ सो जाएं, इसलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ जिसका नाम हेरोल्ड है वो बोलता है कि किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद हेरोल्ड अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इन्हें पानी अब यहाँ पर मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हेरोल्ड उन्हें बताता है कि हम समुंदर में फंस चुके हैं और हम यहाँ से हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से तकरीबन 1900 माइल्स दूर है। और हमारे जो पीछे है वो है साउथ अमेरिका, जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। क्योंकि हेरोल्ड एक पायलट है इसलिए उसे जगहों का और डायरेक्शन का अंदाजा होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो कुछ हफ्तों में वहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे।
जीन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हमें कुछ करना होगा। अब इनके पास थोड़ा सा जो सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन भी होती है। गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होता है और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डाल देते हैं। तभी इनके कांटे में कुछ फंस जाता है, ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं और जब ये उसे खींचते हैं तो उनकी रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जीन कहता है कि पानी में कम कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। हालांकि यह समंदर में है लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि अब मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके पीछे टोनी भी कूदने वाला होता है। लेकिन हैरोल्ड कहता है कि मैंने सुना है कि इस पानी में शार्क है और जब ये बात जीन को बताई जाती है तो वो जल्दी से वापस अपनी बोट पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अब पानी में नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उन्हें आज बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से इन्होंने ना पानी पिया होता है और ना ही खाना खाया होता है, इसीलिए ये तीनों के तीनों बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो समंदर का पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन हैरोल्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये पानी तुम्हारी बॉडी को और भी सुखा देगा। दरअसल इन सब की यहाँ फंसने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हैरोल्ड जो उनका पायलट होता है वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है और वो जीन से पूछता है कि क्या हम सही जा रहे हैं और रेडियो पर जीन को बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है, इसी वजह से यह रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अब ये समुंदर में फंस चुके हैं। अब अचानक से हैरोल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है। वो कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम अभी कहाँ पर हैं और उसके बाद वो अपनी एयरबोट पर ही चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं। चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी डायरेक्शन का पता चलता है तो वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा और वो लाइफ जैकेट से और उनके पास जो और सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं जिससे इनकी बोट एक जगह स्टेबल हो जाएगी और ये जब भी उसे निकालेंगे तब भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस तरफ हवा चल रही होगी और ऐसा करने से ये उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाते और पानी में डाल देते हैं जिससे इनकी बोट स्टेबल हो जाती है और उसके बाद ये प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद जीन कहता है कि हमें ज़िंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए लेकिन हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हैरोल्ड गॉड से दुआ मांगता है कि इस समुंदर में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की मदद करना और उन्हीं बोट्स में से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है कि जैसा मेरे दोस्तों ने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर बारिश की है। मेहरबानी करके आप बारिश कर दे, लेकिन बारिश नहीं होती है। इस बात से टोनी परेशान हो जाता है। जीन कहता है कि गॉड को थोड़ा वक्त तो दो। इसके बाद रात हो जाती है और जब ये सब के सब सो रहे होते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है और कई दिनों के बाद आज इन्होंने पहली बार पानी का एक घूंट पिया है जिससे इन्हें बहुत राहत मिलती है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जिन कई दिनों से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है।